गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? आवाज तो मेरे हिसाब से आनी चाहिए, है ना? आज जो क्लास होगी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस सेट में फ़ायदा ये होगा कि हर टॉपिक को हम लोग टच कर लेंगे, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। मैं प्रयास ये करूँगा कि लास्ट ईयर के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर्स हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उसमें से क्वेश्चन करा दूँ और हर टॉपिक को टच करा दूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा, हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो लास्ट ईयर में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उससे मैं डाटा को लूँगा और प्रैक्टिस सेट में ये फ़ायदा होगा कि हर टॉपिक के चैप्टर्स को हम टच कर रहे होंगे, तो हर टॉपिक का चैप्टर आपके पास क्वेश्चन होगा और हर टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग और आ जाएं, है ना? चलिए, कुछ पूछना हो, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। आवाज़ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बोलें। चलिए, एक बार कुछ पूछना हो तो ज़रूर बोलें, नहीं तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना? सर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होगा। जब मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा तो इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को भी करने के लिए दूंगा और आज की सेशन थोड़ी सी लंबी होगी तो एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि मुझे कराना है सारे टॉपिक के क्वेश्चंस और मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर में एक लेवल आपको पता लग जाए कि किस तरह का पेपर आया था लास्ट ईयर में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पेपर करा रहा हूँ और पेपर में देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आए थे, है ना? तो मैं हर टॉपिक का क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक दो टॉपिक है, आज मैं हर टॉपिक को टच करने का प्रयास करूंगा, है ना? और कुछ पूछना चाहते हैं? सिंपल और कंपाउंड तो आज जरूर कराऊंगा। बिल्कुल, सिंपल और कंपाउंड के क्वेश्चंस आज ले लिए जाएंगे। चलिए, और कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम सेशन स्टार्ट करें फिर। चलिए, सभी लोगों को आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और भी कुछ आप लोग बोलना चाहें, पूछना चाहें, आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे। और हर टॉपिक को जब हम टच करेंगे तो आपको हर टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिस सेट का यही फ़ायदा है कि हर टॉपिक रिवाइज हो जाता है। तो आज जो है वो मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराऊंगा, तो हर टॉपिक के क्वेश्चंस लेंगे। ऐसा नहीं किसी एक टॉपिक को हम टच कर रहे होंगे, हर टॉपिक का क्वेश्चन लेंगे, है ना? और कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, पूछिए और कुछ पूछना हो तो, है ना? और कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और कुछ पूछना है? नहीं। चलिए, क्या सेशन स्टार्ट करें? आवाज़ आप लोगों को क्लियर है तो बोलिए, सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट कमिंग वीक से आपकी क्लास डेली हो, है ना? मैं प्रयास करूंगा कि डेली क्लास लूं। अभी तो टीटीएस में क्लास डिसाइडेड है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, जो कि मैं 8:30 बजे लेता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि डेली ले लूँ, शाम में भले 1 घंटे का हो बट डेली हो जाए, है ना? चलिए देखते हैं, उस टाइम को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोग बताइए, क्या हम आगे अब करें? कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो करते हैं स्टार्ट। चलिए, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लासेस में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम संख्या प्रणाली और मौसो तथा लौसो के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, और जिन्होंने नहीं भी किए हैं तो वीडियोस पड़ी होगी, देख लीजिएगा एक बार।
मेरे हिसाब से कांस्टेबल वाले एग्जाम में बहुत आसान पेपर था और आसान ही क्वेश्चंस आए थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, तो क्वेश्चंस का लेवल आसान था, है ना, कोई मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया था। चलिए करें स्टार्ट, आप सब लोग बताइए। मेरे हिसाब से तो अब आवाज़ भी क्लियर है और सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए करें स्टार्ट, आप सब लोग एक बार कमेंट करें कि सेशन को स्टार्ट किया जाए, है ना। चलिए, और कुछ पूछना चाहे, आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और स्पेशली हर चैप्टर का आसान से आसान क्वेश्चन भी डील करेंगे और थोड़े से मॉडरेट टू टफ लेवल के भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एग्जैक्टली डाटा हम पेपर के ले रहे हैं, तो उसमें जैसा क्वेश्चन आया होगा वैसा ही कराना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस में आया हो वो कराऊंगा, और जब मैं चैप्टर कराऊंगा, एक कंप्लीट चैप्टर जब मैं कराऊंगा, तो उसमें हर चीज़ की चर्चा होगी। जहाँ तक सवाल है, हर तरह के क्वेश्चन की चर्चा होगी। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि अगर मैंने चैप्टर पढ़ा दिया और वो कॉन्सेप्ट की चर्चा ना हो। तो जब मैं कंप्लीट कोई चैप्टर आपको देता हूँ तो उसके बाद तो मेरे हिसाब से समस्या नहीं रह जाएंगी। केवल आपका काम है कि लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए करें स्टार्ट, सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैं जो चैप्टर अभी अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब के लिए भी ये क्वेश्चन है, बताइएगा। बहुत 5/100 होगा, इंटू 135 होगा। मैं कह रहा हूँ कौन नहीं जानता इस कैलकुलेशन को। 45% ये नहीं है, यहाँ पर डाटा है कि 45% दिया हुआ है, आपको कह रहा है नंबर कौन सा होगा। 45% ऑफ द नंबर दिया हुआ है, 45% नहीं निकालना है। ये दिया हुआ है कि अगर 45% की वैल्यू बाबू 135 है तो पूरा नंबर क्या होगा। मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे आप खुद बताइए। 45% की वैल्यू दी हुई है और नंबर पूछा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या, है ना। संख्या हमेशा 100% होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है बाबू क्योंकि 45% जब आप लिखते हैं तो इसे लिखा जाता है 45/100, यानी कि 100 में से हम 45 ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 45% की वैल्यू दी हुई है और 100% पूछा हुआ है। जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। आप जब भी कंपेयर करते हो तो क्या लिखना है वो देखिए। जिसे फाइंड करना है उसे ऊपर और जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे नीचे, यानी कि 45 से हम कंपेयर कर रहे हैं और 100 को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे निकालना होगा वो हमेशा ऊपर होगा और जो दिया रहेगा उसे नीचे। और दिया हुआ किसकी वैल्यू है? तो दिए हुए की वैल्यू 135 की वैल्यू 45 है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा हो गया, 135 की वैल्यू 45 थी। कैलकुलेशन कंप्लीट है। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 3 से होगा, अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये आपका 300 हो गया, यानी कि 300 का 45% 135 होगा, है ना। यानी कि इसका आंसर 300 होगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इसे मैं और चेंज करने का प्रयास करूंगा, है ना। फिर से देख लीजिएगा, 45% नहीं पूछा था, पूछा था कि अगर 45% किसी संख्या का 135 है तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, मूल संख्या कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हुई है। आपसे मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी मूल संख्या बतानी हो तो वो 100 में से हम लेते हैं परसेंटेज में। तो मूल संख्या यहाँ पर 100 हो गई। 45% की वैल्यू दी हुई है और 100 की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर कैसे करते हैं? जिसे निकालना होता है, जो हम फाइंड कर रहे होते हैं, उसे कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे, और इसकी वैल्यू होती है। मैं फंक्शन को लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने फाइंड वाले को कहाँ पे लिखा? ऊपर लिखा, है ना। और जो वैल्यू गिवन थी, है ना, वैल्यू से गुना कर दिया क्योंकि हमें वैल्यू बतानी थी, और जो वैल्यू जिसकी भी गिवन है उसे हमने नीचे लिखा। फिर से देखिए मैंने क्या किया, जो मैंने किया वो पहले समझाने का प्रयास किया है आपको। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस फॉर्मेट पर मैंने चीज़ों को कंपेयर किया। क्या लिखा हुआ है? जो हमने फाइंड करना था, 100 निकालना था, 100 को हमने कहाँ लिखा? ऊपर। जिसकी वैल्यू गिवन है वो नीचे। जो वैल्यू थी 135 वो 45 की वैल्यू थी। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और तरीके से मैं आपको इसे समझाता हूँ। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 45% की वैल्यू दी हुई थी, आपसे नंबर पूछा था। एक बार कमेंट कीजिएगा समझ में आया या नहीं आया। एक और तरीके से इसी चीज़ को मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो बहुत ईजी समझ में आएगा। अब एक बात बताइए, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। जब हाँ तक सवाल है वो 45% का, तो 45/100 तो आप सब लोग लिखते हैं, और 45/100 को काटेंगे तो 9/20 हो जाएगा। जो 100 था ना वो कट कर अगर आप 45/100 लिखते हैं, और अगर हमने कैंसिल सही किया तो 5 से हम जब कैंसिल करते हैं तो ये 45 वाला 9 बन गया और 100 वाला 20 बन गया।
अब ये 45 वाला जो 9 बना है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 135 दी हुई है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 9 का टेबल अगर 135 में पढ़ेंगे तो 15 बार में आएगा। इसी तरह 20 को अगर हम 15 बार गुना करेंगे तो मेरे हिसाब से 300 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो बोलिएगा, मैं रिपीट करूंगा। आप इस तरह से फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी थी, है ना। आप बताइएगा और अगर आ गया समझ में तो चीज़ों को आगे बढ़ाएं, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 45% की वैल्यू दी हुई थी, आपको 135% पूछा गया था। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या बोला हुआ है। स्टेटमेंट है कि इन एन एंट्रेंस टेस्ट, एक किसी प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए 522 नंबर चाहिए, मैक्सिमम 600 में से, तो व्हाट इज द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द टर्म। कह रहा है कि अगर 600 में से 522 नंबर चाहिए तो क्या चाहिए, है ना। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हो गई। 600 में से 522 चाहिए, तो आप ही बताइए, आपने एग्जाम दिया और 600 का एग्जाम था और 522 पर पास है, तो कह रहा है कितने पर पास होगा। ये फ्रैक्शन मिल गया, कह रहा प्रतिशत में बता दो। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में क्या करते हैं, इनटू 100, कैलकुलेशन खत्म हुआ और ये आंसर होना चाहिए, है ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 6 का टेबल पढ़िए और आंसर लिख दीजिए। 6 8 जा 48, क्या बचा 42 बचा, 6 7 जा 42 है ना। तो ये 87% होगा मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है और बहुत आसान सी चीज़ें हैं, है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए अगला पढ़ते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आई हुई है, तो आपको सिंपल चीज़ें पे, बेसिक्स पे काम करना है। ये आसान फिर से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है 40% ऑफ 120% ऑफ 85% ऑफ 800। क्या बोला है फिर से सुनिएगा। कह रहा है 40%, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको याद होगी वैल्यू तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऑफ 120% ऑफ 85% ऑफ 800, ये है आपका कैलकुलेशन, है ना। पूछा हुआ है। अगर आप सिंपली फ्रैक्शन याद करके बैठे हैं तो 40/100 2/5 होता है, कैंसिल करके चेक कर सकते हैं। 120/100 को काटेंगे तो 6/5 हो जाएगा। 85/100 17/20 होता है। और अगर आप इंटू कर रहे हैं 800 से, तो ये आपका कैलकुलेशन है। एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आया हो तो बोलिएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, परसेंटेज वैल्यू पूछा गया। अब आइए, आपका काम है इन्हें कैलकुलेट करके वैल्यू में बता देना। वैल्यू डेसिमल में है, यानी कि कहने का मतलब पूरी तरह से नहीं कट रहा होगा। फिर से देखिए, 20 × 500 होता है, तो 2 0 मैंने काट दिया। अब 5 नीचे में रहने दिया। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, 2 × 6 × 17 × 8, 2 × 6 × 17 × 8 बचा और डिवाइडेड बाई 5 है। मैं 5 से डिवाइड करूंगा, इससे बेहतर है, ध्यान से देखिएगा, तो मैं कुछ करूंगा। 5 को लिख रहा हूं बाबू 10/2। 10/2 लिखने के मतलब ये हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 10 बच जाएगा, है ना। 5 की जगह पे 10/2 कर दिया, क्योंकि हम 5 से डिवाइड करते तो टाइम ज़्यादा लगता। अब कैलकुलेशन केवल इनटू करना है और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, आंसर आ जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन क्या बचा, 2 × 6 × 17 × 8 × 2 और डिवाइडेड बाई 10। ये आपका क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है, केवल मल्टीप्लाई है। 8 2 जा 16 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया और ये 17 हो गया। यानी कि कैलकुलेशन है 12 × 17 × 16 डिवाइडेड बाई 10 है ना। अगर आप मल्टीप्लाई सही से करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 2 × 7 14, 14 × 6 24, यानी कि लास्ट डिजिट पे 4 होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में से आंसर है। अब हम मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लेंगे क्या करना है ना। समझ पा रहे हैं बातों को। 7 2 जा 14, 4 × 6 24 होगा लास्ट में। तो अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले दोनों ऑप्शन में से आंसर दिखना चाहिए। चलिए अब मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। 16 × 17 जब आप करते हैं ना, तो 16 × 16, 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 272 होगा, है ना। 272 इसका मल्टीप्लाई हो गया और 272 × 12 है। अगर हम 12 का टेबल जानते हैं तो मल्टीप्लाई इजिली, 12 2 जा 24, कैरी क्या बचा 2, 84 2 86, कैरी क्या बचा 8, समझ पा रहे हैं, 24 और 8 32। यानी कि अगर मैंने मल्टीप्लाई सही किया तो 326.4 होगा ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद।
ये ने मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 3264 हो रहा था, डिवाइड बाई 10 है तो आंसर होगा 326.4। बताइएगा नहीं समझ में आया हो तो, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। बताएंगे। अब मैंने सबसे पहले 40% को 2/5 लिखा, 40/100 कैंसिल होने के बाद। 120% को हमने 6/5 लिखा कैंसिल होने के बाद। 85% को 17/20 लिखा कैंसिल होने के बाद। इंटू 800 है, कैलकुलेशन शॉर्ट हुआ। मैंने बेसिक कैलकुलेशंस किए और कुछ नया तो किया नहीं है। अगर नहीं समझ में आया हो तो रिपीट करवा लीजिए, और अगर आ गया हो तो हम बेसिक कैलकुलेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और प्रैक्टिस से में ये फ़ायदा है कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी हम बेसिक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी पुलिस के परसेंटेज पर बेस्ड बेसिक कैलकुलेशन है, धीरे धीरे अपने आप हर चैप्टर में मूव कर जाएंगे। ये बताइएगा, ये वाला कैलकुलेशन कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं आया, और अगर आ गया तो चीज़ों को आगे करें। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? कमेंट करें सब लोग। चलिए आगे करवाऊं और देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर क्या है। चलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इससे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचने पर स्मृति को 26% लाभ होता है, तो स्मृति ने कितने रुपए में इस वस्तु को खरीदी थी। तो कहने का मतलब क्रय मूल्य पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। अब आप ही बताइए, बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके पास लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अपने आप आंसर बता देंगे। क्या लिखा हुआ है? 26% लाभ है। सबसे पहले 26% लिखा, लाभ है तो हमने प्लस लगाया, अगर यहाँ पे हानि होती तो माइनस लगा देते। 26% बाबू 26/100 भी होगा, और कैंसिल कर दोगे तो 2 से 13 और 2 से 50 भी होगा। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो 13 और 2 से 50 होगा। कह रहा था लाभ था इसलिए प्लस लगाता जा रहा हूं। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, चाहे ये प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत दे, चाहे ये हानि प्रतिशत दे, यहां से हैबिट बना लीजिए CPSP लिखने की, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखने की। तो क्या करें, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाता है, CP को दर्शाएगा। तो आप हमेशा कहा कीजिए कि CP जो है वो कितनी यूनिट है, यहाँ पे 50 यूनिट है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर वाला, अगर ये लाभ है, ये यहाँ पर लाभ था, प्रॉफिट था, तो ये ऊपर वाला प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो कहने का मतलब सामान 50 का क्रय मूल्य था, 13 प्रॉफिट है, तो बिकेगा कितने में? 63 में। तो इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ पूरा का पूरा, ये जो कॉम्बिनेशन जोड़ने पर अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, 50 + 13 63 हो गया। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, SP कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम ये है कि कभी भी आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रश्न हो तो CP और SP का अनुपात लिखना आना चाहिए। ये लिखना आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, और कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं ये क्वेश्चन में कह सकता हूं कि बाबू CP की यूनिट, क्रय मूल्य का यूनिट कितना था? 50 था, और सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना था बाबू? 63 था। ये था क्वेश्चन में, हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब क्या कह रहा है, इसे कितने में बेचा? 693 रुपये में बेचा। इसकी वैल्यू बाबू 693 रुपये में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 693, और पूछा गया होगा क्रय मूल्य, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब बहुत ईजी हो गया कैलकुलेशन, इसे काट कर देख लीजिए। अगर इसे हम काटेंगे तो 1 टाइम 63 फिर 63, यानी कि ये 11 गुनी है, तो ये 11 गुनी है, तो यहाँ भी 11 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, और ये क्रय मूल्य था 550 रुपये। फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया हो तो पूछिए कि हमने कैसे क्रय मूल्य, इसी तरह से अगर क्रय मूल्य दिया होता तो हम इसकी वैल्यू से कंपेयर कर लेते, विक्रय मूल्य बता देते, सही है ना। तो अभी हमारे पास विक्रय मूल्य दिया था, तो पहले हमने लाभ प्रतिशत से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सीख लिया, और उससे हमने वैल्यू को कंपेयर किया। ये एक आसान सा लॉजिक था। बताइएगा नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट करूंगा, है ना। एक बार सब लोग पढ़ें, और नहीं समझ में आया है तो बोलिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। बताएं सब लोग, कमेंट करें सब लोग, समझ में आया या नहीं है ये बताइए। अगर नहीं समझ में आया हो तो बोलें, है ना, और अगर आ गया तो बताइएगा। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटेड था स्टेटमेंट, और है ना। अगर नहीं आया हो तो बोलिएगा, और अगर आ गया तो आगे।
सब लोग कमेंट करें, ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और नहीं तो आगे। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो आगे। चलिए, आ गया हो तो आगे करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया। तो सीपी और एसपी से रिलेटेड अगला भी क्वेश्चन है, क्रैमुल और विक्रैमुल से संबंधित। क्या बोला हुआ है, कब का एक सेट 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। कहने का मतलब 20% के नुकसान में 720 रुपये में बेचा गया है, तो कह रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा, खुदा है ना। चलिए, बिल्कुल लॉस होगा तो माइनस करके कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला हुआ है, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा लॉस और प्रॉफिट में क्या होगा। कह रहा अगर 20% हानि में बेचा गया, तो अब आप ध्यान रखिएगा 20% लॉस में बेचा, 20% हानि में बेचा, है ना। तो कितने का बेचा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 20% हानि में बेचने पर कितने का बेचा, ये बेचा है बाबू 720 रुपये में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कह रहा 5% लाभ पर कितने का बेचेगा, तो मेरे हिसाब से इससे आसान तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है। लाभ पर कितने में बेचा, ये पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि ये पहले क्या था, विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा था, पिछले क्वेश्चन में एसपी देकर सीपी पूछा था, इस बार विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछा गया। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा जाए, ये भी विक्रय मूल्य है एसपी है और ये भी आपका एसपी है, तो आप 100 से माइनस कोई भी सामान अगर 20% हानि में बेचेगा, तो क्या मैं खरीदी की वैल्यू को 100 मान लिया, तो 20% हानि में कितने का बेचेगा, 80 का, क्योंकि हानि था तो हमने क्या किया 100 में से 20 माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब 5% लाभ में बेचेगा तो 100 + 5 हो जाएगा, तो कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। ये है क्वेश्चन। क्या 80 की वैल्यू 720 है, तो 80 से 720 को काटिएगा, तो अगर आप सही सही काटेंगे तो 9 टाइम में 9 बार में कट जाएगा। अगर इसे हमने काटा एक दूसरे को तो 9 टाइम में कट गया, 9 गुनी है। इसी तरह अगर मैं इसकी 9 गुनी करूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए, और अगर मैं 9 से इंटू करूंगा तो 945 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ये कहानी खत्म होती है। बताइएगा नहीं समझ में आया तो, है ना। बहुत सिंपल सी कहानी थी। विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। विक्रय मूल्य दिया हुआ था और विक्रय मूल्य पूछा था, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। अगर आ गया हो तो आगे करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट हम टच करने का हर चीज़ प्रयास करेंगे। तो इसमें हमने सीपी और एसपी के रिलेशन को देखा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखा है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला हुआ है, पढ़िएगा। कहता है कि एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर को खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। तो वो अगर 6,000 रुपये मरम्मत पे खर्च करेगा तो बन कितने का गया, 42,000 का तो खरीदा और 6,000 रुपये इसने खर्च किए गए, तो 42 और 6 कितने का हो गया, 48,000 का हो गया। तो 42,000 का खरीदा और 6,000 मरम्मत पे खर्च किया, तो क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया, 42,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये, कितना हो गया, 48,000 रुपये, है ना। ठीक है, फिर से देखिएगा, तो पड़ा कितने का, 48,000 रुपये का ये जो है ये क्रय मूल्य हो गया आपका। अब आगे क्या कहता है सुनिएगा। कहता है बाबू कि अगर 54,000 रुपये में बेचा गया, विक्रय मूल्य दिया गया 54,000 रुपये में, पूछा होगा लाभ की वैल्यू, पूछा है लाभ क्या है, परसेंटेज में बता दो। अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी बात हो गई। क्रय मूल्य कितना हो गया, 48,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना हुआ, 48,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हुआ बाबू, 54,000 रुपये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आपके पास है तो आप बहुत ईजिली लाभ हानि बता सकते हैं। तो आप बताइए, खरीदा 48,000 का, बेचा 54,000 रुपये का। अब आप कहेंगे दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जीरो दोनों में हटा दिए, ठीक है ना। 6 क्या मैं कर रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं, 8 6 से 8 और 6 से 9, अब तो नहीं कटेगा। तो मेरे हिसाब से क्रय मूल्य 8 यूनिट थी तो विक्रय मूल्य 9 यूनिट थी, तो 8 का सामान अगर 9 में बेचेगा तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ 1 यूनिट का कितने का सामान था, 8 का, 8 पर 1 लाभ 1/8 हो गया,
प्रतिशत में पूछा इसलिए इंटू 100 किया, 1/8 गुने 100 करेंगे, 12.5% इसका आंसर होगा, है ना। बहुत सिंपल चीज़ें आई हुई हैं। तो जिनका पेपर है कांस्टेबल का, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है। आप केवल और केवल अपने बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, मुश्किल नहीं हो सकती है ना। केवल बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, और बेसिक्स से रिलेटेड ही लास्ट टाइम आए थे। चलिए अगला पढ़ते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा सा लॉन्गर है बट आया हुआ क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। कह रहा 18 वस्तु 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई और 12 वस्तुओं की लागत कीमत इतनी थी। कह रहा 18 आर्टिकल आर सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 15। कह रहा है विक्रय मूल्य के बारे में कह रहा है कि आर्टिकल तो विक्रय मूल्य, वस्तु तो 18 थे, लेकिन प्राइस कितने का था एक आर्टिकल का, बेचा कितने, कॉस्ट कितना था एक आर्टिकल का, 15 रुपये, इस हिसाब से बेचा गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल व 16 ईच। और कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल का बाबू कॉस्ट प्राइस 16 था, आर्टिकल 12 थे और कॉस्ट कितना था, 16 में खरीदा गया था। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच 6 आर्टिकल इफ देयर वाज नो प्रॉफिट नो लॉस। कहने का मतलब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो आप ही बताइए अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा तो क्या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर होंगे। तो ये तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य और एसमी बराबर हो, क्योंकि कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, सही है ना, कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई है। अब कह रहा है कि बाकी जो बचा 6 आर्टिकल, क्योंकि टोटल 18 थे, इस 6 आर्टिकल का क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, इसका कॉस्ट बता दो, ये वैल्यू बता दो, ये क्वेश्चन है। इन दोनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए। तो अब आइए, कह रहा कोई प्रॉफिट कोई लॉस तो है नहीं, इन दोनों का बाबू गुना कर लोगे तो 18 गुने 10 180 और 90 270 होगा, 270 है आपके पास। इन दोनों का गुना जो है 12 गुने 16 करना है, 16 गुने 10 160 होता है और 16 गुने 2 32 192 हो गया। तो अब ये बराबर है, तो 270 में से 192 निकालेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप 270 में से 92 निकालेंगे तो 78 बचेगा, है ना। तो इन दोनों का गुना 78 आना चाहिए, 6 है तो कितने कॉस्ट बनेंगे, 13 रुपये कॉस्ट बनेगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट था, है ना। चलिए, क्या बोला था, 18 आर्टिकल को कितने के कॉस्ट पे खरीदा गया है, 18 आर्टिकल को बेचा गया था 15 के कॉस्ट पे, लेकिन कह रहा है कि 12 आर्टिकल का कॉस्ट 16 था, तो रिमेनिंग 6 का कॉस्ट कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल ही कैलकुलेशन था, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं था, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, ये भी प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, पढ़ें। चलिए ये बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। जिनका पेपर है उन्हें तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब पेपर में टाइम बचा नहीं है, इसी मंथ पेपर है 18 तारीख से, तो उन्हें तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। उनके लिए तो रिवीजन का पार्ट है, और अगर पेपर देना है तो रिवीजन के पार्ट में ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस थी। अगला स्टेटमेंट आप सब लोग भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्या बोला हुआ है, ए रिटेलर बाउट 7 आर्टिकल फॉर ₹10 ईच। एक खुदरा विक्रेता जो है 10 की दर से 7 वस्तुएं खरीदे। इसके बाद कह रहा है 11 की दर से 9 वस्तु और 15 की दर से 14 वस्तु खरीदी। कहने का मतलब 3 तरह की वैरायटी खरीदी गई है। एक खुदरा विक्रेता, मैं कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ, क्या क्या है, आर्टिकल और रुपीज़ के रूप में बोला हुआ है। आर्टिकल है और क्या है, पर यूनिट प्राइस और रुपीज़ है। कह रहा है 7 आर्टिकल 10 की दर से 7 वस्तु, 7 वस्तु 10 रुपये की दर से, यानी कि 70 का हो गया। 11 की दर से 9 वस्तु, 11 की दर से 9 वस्तु खरीदा है। इसके बाद कह रहा है 15 रुपये की दर से, 15 की दर से 14 वस्तु खरीदी। ये आर्टिकल है, ये रुपीज़ लिख दिया। इसके बाद कह रहा है प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि 20% का लाभ कमाना है। तो कह रहा है अगर लाभ कमाना है कितने का, 20% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य जो होगा प्रति यूनिट, यानी कि एक आर्टिकल जो है अगर एक हो तो रुपीज़ कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए, बहुत सिंपल सी कहानी नहीं हो गई। अब आप बताइए, पहले तो मैं ये टोटल देखता हूँ कि कितने का हुआ। ये आपका कितने का हुआ, 70 रुपये का। ये आपका 99 हुआ
और ये आपका 210 हुआ, है ना। टोटल कितना हुआ वो ऐड कर लेते हैं, 9, 9 7 16 1 17 और 2 1 3, है ना। एक बार इसे चेक कर लीजिए, 7 10 11 9 और 14 15 था, ये कैलकुलेशन 70, ये 99 और ये 210, ये कैलकुलेशन है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो ठीक है, यानी कि खरीदी गई वैल्यू जो है वो कितने की है, 379 में खरीदा गया है ना। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अगर कितने का खरीदा गया है, 379 का खरीदा गया है, तो क्या पूछा वो पढ़ना है। कहता है कि एक मिनट आप मैं रोक रहा हूं। नेम एंट्री करके चले जाओ। अब मैम नेम एंट्री कर दीजिए और कॉल करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। वहाँ नेम एंट्री कर दी, नेम नंबर डाल दीजिए। चलिए आप बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। चलिए आप बताइएगा, क्या कह रहा था, अब इसे 20% लाभ पर बेचना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, अभी 20% लाभ के बारे में सिखा कर आया था कि अगर ये 20% लाभ होगा, है ना, तो क्या होगा, 1/5 होगा बाबू, है ना। तो सीपी कितनी यूनिट हो जाएगी, 5, एसपी कितनी यूनिट होगी, 6 होगी। अब आप बताइए, सीपी अगर 5 यूनिट है और एसपी 6 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्रैमुली जो है वो 5 यूनिट है ये, और एसपी कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। क्रैमुली कितनी यूनिट है, 5, और एसपी कितनी है, 6। अब आइए 5 यूनिट कितने के बराबर है, 379 के बराबर है। तो 5 यूनिट अगर 379 के बराबर है तो 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो क्या ये कैलकुलेशन हो गया, 5 यूनिट 379 है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम 6 यूनिट की वैल्यू लिख देंगे। और अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, 6 यूनिट की वैल्यू, 6 ऊपर 5 नीचे, इनटू में 379 हो गया। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आपके पास टोटल यूनिट पता लग जाएगा। 5 से अगर हम ये कैलकुलेशन यहाँ ना करेंगे, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब एक आर्टिकल का पूछा हुआ है, तो एक आर्टिकल, टोटल आर्टिकल देख लेते हैं कितने, 9 7 16 और 4 30 है। तो यानी कि यहाँ पे 30 आर्टिकल है। फिर से देखिएगा ध्यान से, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6/5 इंटू 379 है। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में हम करते हैं, ठीक है ना, क्यों हम यहाँ पे काट लें। अब ये जो वैल्यू है 30 आर्टिकल है, कह रहा है एक आर्टिकल का कितना होगा, तो डिवाइड बाय 30, क्योंकि 30 आर्टिकल खरीदा गया था। 6 से 5 ये कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब क्या बचा, 379/25 बचा। 25 को 100/4 लिख लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है ना, ये कैलकुलेशन ज़्यादा बेहतर है। अब आइए कैलकुलेशन कम हुआ, डिवाइड 5 से 2 बार नहीं करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, अब 7 4 जा 28, 2 30, कैरी 3 है, 12 और 3 15 है। कैलकुलेशन एंड हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 है। फिर से देखिएगा ये कैलकुलेशन, सब लोग ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। 5 यहाँ पर 3 वैरायटी के आर्टिकल खरीदे गए थे, और तीनों वैरायटी के आर्टिकल जो कॉस्टिंग दी हुई थी वो 7 आर्टिकल 10 रुपये का खरीदा गया था, तो ये आपका 70 हो गया। यहाँ पर बोला हुआ है 9 आर्टिकल 11 रुपये के यूनिट से खरीदा गया, तो 99 हो गया। इसके बाद कह रहा है 14 आर्टिकल 15 से खरीदा गया, इन सबके को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 10 70 हो गया, 9 × 11 99 हो गया, 4 × 15 210 हो गया। टोटल आपके पास खरीदी गई वैल्यू आर्टिकल कितनी हो गई, तो 7 आर्टिकल, 9 आर्टिकल और 14 आर्टिकल, ये 30 आर्टिकल हो गया। अब खरीदा कितने का गया, तो इनका मल्टीप्लाई सबको ऐड कर दिया हमने, समझ पा रहे हैं। इन सबका एडिशन 70, 99 और 210, इनको हमने जब ऐड किया तो ये आपका हो गया 379। अब ये कह रहा है इनको बेचना है 20% प्रॉफिट पर, तो मैंने कहा कि ये 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ 20/100 सीबी, ये यूनिट नीचे वाली क्रैमुल हो गई, एक का लाभ हो गया तो एसपी 6 यूनिट हो गई। तो 5 यूनिट कितने के बराबर है, 379 के बराबर है। 6 यूनिट में बेचनी है, तो 6 यूनिट हमें फाइंड करना है, 5 यूनिट दिया हुआ है, ये है कैलकुलेशन। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ये यहाँ पर कैलकुलेशन था। अब ये कैलकुलेशन मैंने 379, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 379, और 6 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो 6 यूनिट ऊपर, 5 यूनिट, यहाँ से हमने डायरेक्टली 6 यूनिट की वैल्यू लिख दी। आप कहते 1 यूनिट की वैल्यू लिखो फिर 6 की लिखो, मैंने 6 को ऊपर लिखा, 5 से कंपेयर किया और 5 की वैल्यू से इंटू कर दिया। अभी हमने पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू नहीं बतानी थी, हमें बतानी है एक आर्टिकल की वैल्यू। तो अब कोई कैलकुलेशन नहीं बचा, यहाँ पे टोटल आर्टिकल 30 है तो यहाँ पर 30 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, 379 बचा यहाँ पर, और 379 में हमें कैलकुलेशन किसका करना है? बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बची थी, 379 में नीचे डिवाइड करना बाबू 25 से। ये मैं कह रहा हूँ 25 मत लिखो, 25 की जगह 100/4 लिख लो, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो 25 को हटाकर 25 100/4 के बराबर है, तो 4 ऊपर चला गया, बस इतनी सी कैलकुलेशन थी। अब 9 4 जा कितना होगा? 36 होगा, और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 होगा, तो ये इसका आंसर है। आप पूरा कैलकुलेट करके देखिए, ये 15.16 होगा। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट करा लीजिए। ठीक ठाक क्वेश्चन था, CPSP में आर्टिकल रुपीज के ऊपर क्वेश्चन था। यहाँ पर कहीं भी पूछना हो किसी भी स्टेप को तो जरूर बोलिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। मैंने कैलकुलेशंस को कोशिश किया है कि काटने में टाइम इंगेज ना करूं, उस प्लेस पे मैंने समझाने का प्रयास किया कि CPSP को कैसे लिखा गया। आप कमेंट कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो, है ना। ठीक है, CPSP के ऊपर कई क्वेश्चंस अभी आपने देखे हैं और जो आए हुए क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगला क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट का है, देखिएगा ध्यान से क्या बोला हुआ है। आफ्टर अप्लाइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%, एक आर्टिकल 945 रुपये में बेचा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। कह रहा क्रैमुली कितना होगा? अगर आप क्रमागत छूट की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई क्रैमुली रहा होगा, CP रहा होगा, और उस पर पहले कितने का डिस्काउंट दिया? 30% का, फिर बाद में कितने का डिस्काउंट दिया? 10% का डिस्काउंट दिया, है ना। और इसे कितने में बेचा गया? 945 में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 945 में बेचा गया। तो कह रहा है इसकी क्रैमुली कितनी थी? विक्रैमुली भी पूछ सकता था। बहुत सिंपल सी कहानी है, जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझिएगा तो बहुत इजीली पता लगा लेंगे। क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर 100 लेंगे, 30 कम करेंगे 70, ये प्रोसेस नहीं करनी है। इन दोनों से डायरेक्टली बतानी है कि यहाँ से यहाँ कितना % छूट होगा। इन दोनों को पहले एक जगह कर लो, तो 30 और 10, अगर माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा? -40, एक जगह किया। इसके बाद 30 का 10% निकाला, चूंकि माइनस माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 30 का 10% कैसे निकालेंगे? 30 × 10/100, यही होगा। ये वाला माइनस था, वो दोनों तो मल्टीप्लाई होने के कारण प्लस हो गया। ये 0 0 कैंसिल हो गया, -40 + 3 हो गया, यानी कि आप ये कह सकते हैं 37% डिस्काउंट पड़ जाएगा। ये ओवरऑल कैलकुलेशन हो रहा है -37। तो क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ 37% डिस्काउंट होगा। कितना %? 37% की छूट अगर होगी तो आप ही बताइए, 100 का सामान अगर होगा तो 37 का छूट मिल जाएगा, तो कितने में बिकेगा? 63 का बिकेगा। 100 में से 37 अगर हम माइनस कर देंगे, 37% छूट है, तो अगर क्रैमुली 100 होगा, 37% की छूट, 63% की वैल्यू दी हुई है। अब आपसे कह रहा है क्रैमुली कितना होगा? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। 63% की वैल्यू दी हुई है आपसे, और आपसे क्या पूछा हुआ है? 945 दिया हुआ है। क्रैमुली जो कि 100 होगा, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। आप कंपेयर भी कर सकते हो, ऊपर नीचे लिखना आता होगा। 100 ऊपर होगा, 63 नीचे होगा, और इसकी वैल्यू 945 होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और नहीं तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या मेरा मन करेगा तो 63 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 945 है, और 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं डायरेक्टली टेबल को पढ़ने का प्रयास करूंगा, कितनी बार में टेबल आ जाता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। 63 का टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे तो 63 यहाँ पर आएगा, तो ये बच जाएगा बाबू 11, समझ पा रहे हैं? ये 315 बचेगा। और इसका टेबल अगर 5 बार और पढ़ लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर आप इसे समझते हैं तो ये टेबल 15 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा? 15 बार में। तो इसलिए इसे भी 15 से गुना कर लीजिए, तो ये 1500 आ गया। आप ऐसे भी कंपेयर कर लेते हैं, और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा तरीका, इसे काटेंगे तो 15 है, 15 × 100, इसका आंसर 1500 होगा। आप बताइएगा नहीं समझ में आया होगा तो। बहुत सिंपल सी बातें थी। जब भी सक्सेसिव क्रमागत छूट हो तो पहले क्लब करना सीखिए। इसे कैसे क्लब करके बदल दिया? 3 डिस्काउंट होता वो भी क्लब हो जाता। पहले ये बताइएगा, समझ में आया या नहीं है? तो 30% और 10% की दो छूट एक छूट में बदल गई 37% में।
तो हमने कहा 100 का सामान था, 37 का छूट हुआ तो 63% में बिका। 63% की वैल्यू क्वेश्चन दी हुई है 945। ठीक ठाक क्वेश्चन था, बताइएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। अगर समझ में नहीं आया तो बताएं, है ना। चलिए, आसान क्वेश्चन था बट लॉजिकली सोचने वाला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, चलिए क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट डिपॉजिटेड, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है पढ़ें। कहता है 2500 रुपये साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए दिया गया है, तो 4 साल का ब्याज 4% पे, तो ब्याज कितना होगा। आप भी बताइए, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या कहते हैं, और मैं भी वही कहता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट बाबू साधारण ब्याज प्रिंसिपल का मूलधन का 80% होता है। अगर ऐसे सोचेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सोचने वाला पार्ट अलग होगा, है ना। दर गुने समय प्रतिशत होता है। आप कहते थे कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। बाबू ये भी यही है, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया है, R परसेंटेज लिखा है, R प्रतिशत का मतलब R/100 ही होगा, यही है R/100, और P और T ऊपर में भी है। तो कहने का लिखने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ साधारण ब्याज मूलधन का RT प्रतिशत दर गुने समय प्रतिशत होता है। बस इतनी सी बातें सोचनी और आंसर निकाल देनी है। अब आप बताइए मूलधन कितना था यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूलधन कितना है 2500 रुपये। तो मूलधन आपका 2500 रुपये है ना, और दर गुने समय प्रतिशत है, तो दर और समय 4 गुने 3 कितना हो गया 12। 25 का 12% निकाल लीजिए, कैलकुलेशन खत्म है और आंसर है 25 गुने 12 जो होता है वो 300 रुपये होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत सिंपल से बातें हैं और कुछ नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 80% होता है, मैंने भी यही किया है, सिंपल इंटरेस्ट का 80% निकाल दिया। और 80% अगर निकाल देते हैं यानी कि प्रतिशत वैल्यू निकालनी थी, और ये 12% कैसे आया था, 12% आया था। आर की वैल्यू आपके पास 4% थी और टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 3 साल थी। आर गुने टी हो गया यानी कि 4 गुने 3 12% हो गया। बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। तो यानी कि अगर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इससे फ़ायदा ये है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा हमें। तो ये आपका जो स्टेटमेंट था वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड था। बताइए समझ में आया या नहीं है, कोई डाउट यहाँ तक। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बोलिएगा। कोई डाउट कमेंट करें आप सब लोग। अगर कोई डाउट हो तो बोलिएगा, नहीं तो आगे। अगर कोई डाउट हो तो बोलें। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर 1500 रुपये डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में। सर जब ये कह ही रहा है कि डबल हो जाएगा तो डबल कहते ही इन हाउ मेनी ईयर 1500 रुपये डबल हो जाएगा, डबल कहते ही इस 1500 का कोई रोल नहीं है, दे ना दे मुझे मेरे हिसाब से तो कोई रोल नहीं है। तो कहने का मतलब कोई पैसा प्रिंसिपल मैं ले लेता हूँ 1 है, डबल होने का मतलब मिश्रधन अमाउंट 2 हो जाएगा। बाबू अमाउंट हम सब जानते हैं क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर एसआई का ये क्वेश्चन है। चलिए तो कहने का मतलब ये हुआ कि कह रहा है कोई पैसा 1500 रुपये की राशि कितने साल में 2 गुनी हो जाएगी। तो इस 1500 का कोई रोल नहीं रहा। तो मैंने ये कहा कि मूलधन 1 रुपये था, अमाउंट 2 यूनिट है, तो ब्याज कितना हुआ, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई है, तो ब्याज कितना होगा, एसआई कितनी यूनिट होगी 1 यूनिट होगी। अब कहानी बहुत हद तक ओपन है क्योंकि 3 डाटा आपके पास है। कह रहा है रेट 4% है, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि रेट दर कितना प्रतिशत है 4% है। तो कह रहा है कि टाइम कितना होगा। आप सब जो लोग जानते हैं कि आर निकालना हो या टी निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमेशा आप क्या करते थे वो बता देता हूँ। एसआई बटे में पी लिखते थे, इंटू 100 दोनों में होता था, इंटू 100 यहाँ भी है, इंटू 100 यहाँ भी है, एसआई बाई पी। आर या टी दोनों एक ही तरीके से निकालते थे। अगर हम यहाँ पे रेट निकालते थे तो याद रखते थे कि नीचे टी आएगा, और अगर हम टी निकालते थे तो नीचे आर आएगा। बस इतनी सी कहानी थी, ठीक है। अब आइए हमें क्या बतानी है, टी बतानी है, तो एसआई बाई पी होगा। एसआई कितनी यूनिट है 1, प्रिंसिपल कितनी यूनिट है 1, जो आर या टी में से जो दिया होगा वो यहाँ पर आएगा, इंटू में 100 बटे 4 यानी कि 25 होगा, टाइम ईयर में होगा, तो आंसर 25 साल है। मैंने 1500 का यूज कहीं भी नहीं किया
और कैलकुलेशन खत्म हो गया। बताइएगा समझ में नहीं आया हो तो। बहुत सिंपल सी कहानी थी। आप यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि अगर कभी भी साधारण ब्याज में आप लोग रेट और टाइम बताएंगे, साधारण ब्याज में क्या बताएंगे, रेट और टाइम, तो किस तरह से यूज करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आप सबको रेट और टाइम के बारे में भी समझाया है कि कभी भी साधारण ब्याज में दर निकालें या आप समय निकालें, दोनों के लिए एक ही लॉजिक था। दर निकालें या समय निकालते थे, आप हमेशा ब्याज बटे में मूलधन लिखते थे, आर निकालते थे तो नीचे टी, और टी निकालते थे तो नीचे क्या हो जाता था, आर इंटू 100 दोनों में होता था। तो क्वेश्चन में मैंने 1500 का कोई यूज नहीं किया और आंसर आ गया, है ना। फिर से देखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं क्या बोला है। 4% की दर से 1500 रुपए की राशि कितने साल में दोगुनी हो जाएगी साधारण ब्याज से। बाबू आप ही बताइए, 1500 का कोई रोल रहा, कोई धन दोगुनी हो गई, तो मैंने कहा मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन जो था वो कितना था, 1 था, दोगुनी हो गई तो मिश्रधन हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 2 हो गया। बस इतनी सी कहानी हुई। 1500 का कोई रोल नहीं रहा। तो 1 रुपये अगर 2 बन गया तो ब्याज कितना मिला, 1, तो इसे हम साधारण ब्याज को हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 चीजें कह रहा है, दर 4% था वो भी लिख दिया। अब मैंने बहुत सिंपल सी बात समझाई आपको कि कभी भी साधारण ब्याज में अगर दर निकालना हो या समय निकालना हो, लॉजिक सेम रहता है। SI बटे में P, साधारण ब्याज बटे में मूलधन, साधारण ब्याज बटे में मूलधन, दोनों ही केस में देखिए ध्यान से, इंटू 100, दोनों में गुना में 100 है। रेट निकालते थे तो नीचे में T होता था और T निकालते थे तो नीचे में R होता था। बस इतनी सी कहानी है। तो अगर मुझे कह रहा है समय बता दो, तो समय निकालने के लिए सबसे पहले हम SI बाई P लिख लेंगे। तो SI की यूनिट कितनी है, 1, ये साधारण ब्याज हो गया। मूलधन कितना है, 1, है ना, ये मूलधन हो गया। आर या टी में से जो भी निकाल दिया होता है, आर दिया हुआ था तो नीचे जाएगा, नीचे गया, इंटू 100। 4 से 100 को काटा है हमने तो 25 आया, 25 गुने 1 25 ही होगा। टाइम पूछा था तो ईयर हो गया। अगर ये यहाँ पर आर की जगह टी होता 4 साल तो रेट बोलते 25%, क्योंकि लॉजिक सेम ही रहता है। बताइए समझ में आया या नहीं आया। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें डबल बोला हुआ था तो इसमें 1500 रुपये का कोई रोल नहीं था। इस पूरे क्वेश्चन को खत्म करते टाइम मैंने 1500 का यूज नहीं किया, 1500 का कोई रोल ही नहीं था जब ये कह दिया कि ये डबल हो जाता है। चलिए आप सब लोग बताएंगे अगर समझ में आ गया हो, फिर हम अगला क्वेश्चन, चलिए आप सब लोग कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं आया, है ना। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। और इसमें यह फायदा कि हर चैप्टर का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हर चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है। अभी हमने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन किया, अभी SI का क्वेश्चन है, CI का आएगा, हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब लोग पढ़ेंगे, पहले आप लोग बताइएगा फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ। क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बताइए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल 1000 रुपये गिव एन इंटरेस्ट 440 इन ए स्पेन ऑफ 5 ईयर। सेम क्वेश्चन था, क्या समझा कर आया हूँ, रेट या टाइम निकालने के लिए। SI बाई P तो रेट निकालना है तो SI बाई P, साधारण ब्याज बोला हुआ है 440 है तो 440 किस रुपए पर मिला है, 1000 रुपये पर, तो SI बाई P हो गया आपके पास। रेट या टाइम में से जो भी गिवन होता है वो बाबू नीचे जाता है। तो यहाँ पर 5 साल दिया हुआ है तो टाइम नीचे गया, इनटू में 100, कैलकुलेशन खत्म है, यही रेट है, कैलकुलेशन खत्म। रेट है तो परसेंटेज है, ये इसका आंसर है, चाहे कैलकुलेशन कुछ भी करना पड़े आंसर यही रहेगा। बताइएगा समझ में आया या नहीं है। 2 0 2 0 1 0 1 0, 44/5 को अगर आप काटेंगे तो 8.8% होगा इसका आंसर। आप चेक करें समझ में आया या नहीं है, बताइएगा। सही है ना, यहाँ पर केवल और केवल हमने कैंसिल किया है, 8.8 है, जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही किया गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया। बताइएगा समझ में आया या नहीं है ना। समझ में आया या नहीं आया ये बताएं, और अगर आ गया हो तो आगे, ठीक है। बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। चलिए इस बार आपके लिए इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एक बार आप सब लोग करें और फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कीजिएगा सॉल्व, सब लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। आपके लिए लगाया हूँ क्वेश्चन, आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिए, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, है ना। सब लोग करके देखें। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा आपको, बताइएगा।
बताएं सॉल्व हुआ या नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने और कोई मुश्किल नहीं है। अगर हो गया हो तो बोलिएगा। कह रहा है 2 साल के लिए रीड करूं, अगर हो गया हो। कुछ लोगों ने कमेंट किया है 294। देखते हैं। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन 1400 रुपये 2 साल में बोला हुआ है। 1400 रुपये कितने साल में? 2 साल रुपये में। कंपाउंडेड है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट बाबू नहीं है। तो क्या कह रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप लोग क्या करते थे और मैं क्या कहता हूं, दोनों में फर्क है। आपके किए हुए तरीके पर भी मैं बात करूंगा और मैं बहुत सिंपल तरीके से भी आपको समझा दूंगा। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जहां तक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, सीआई का सवाल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, समझ पा रहे हैं बातों को, ध्यान से सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हर साल, हर वर्ष, है ना, यह R% बढ़ता है। पहली बात, हर वर्ष कितना % बढ़ता है? R% बढ़ता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, हर साल कितना % बढ़ता है? R%। और दूसरी बात, पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए बाबू फर्स्ट ईयर का जो है ना वो R% होता है। R% होता है मूलधन का, R% होता है मूलधन का। तो बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ना तो मुझे कोई फॉर्मूला चाहिए, ना कुछ चाहिए, और आपके सामने आंसर आएगा। क्या कह रहा है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर साल कितना % बढ़ता है, पहले ये पता होना चाहिए। तो बाबू हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल R% बढ़ता है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से इंक्रीज करता है, तो R% बढ़ता है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, सेकेंड पॉइंट मैंने ये लिखा है कि हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट R% होता है प्रिंसिपल का पहले साल के लिए। तो क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? फर्स्ट ईयर का CI लिख रहा हूँ, पहले साल का CI क्या होगा? R% ऑफ द प्रिंसिपल। R कितना है? 10%। प्रिंसिपल कितना है बाबू? 1400। तो 1400 का 10% जब आप निकालोगे तो 1 0 कम हो जाएगा, तो कितना होगा बाबू? 140 रुपये आ गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब कह रहा है 2 साल के लिए बताना है, हर साल R% बढ़ेगा। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का कितना आ गया? 140 रुपये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये CI है। हर साल R% बढ़ता है। R की वैल्यू क्वेश्चन में डिफाइन है, R 10% है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि R 10% है। ठीक है। 10% बाबू 1/10 होता है। 140 का 1/10 करोगे तो 14 आएगा, 14 बढ़ा दीजिए, तो 140 में 14 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 154 होगा। समझ पा रहे? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये सेकेंड ईयर का CI हो गया। बस इतनी सी कहानी थी, समझाना पहले समझाया है मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा R% होता है प्रिंसिपल का और हर साल R% बढ़ता है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसलिए कुछ लोग अभी CI नहीं पढ़ा होगा इसलिए। अब आइए, 2 साल का हमसे पूछा था, तो पहले साल का 140 आ गया और दूसरे साल का 154 आ गया। ये 2 साल का ब्याज है, 140 प्लस 154 जब आप कीजिएगा तो ये 294 होगा। समझ में आया या नहीं आया बोलिएगा। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बताई है। कुछ लोग 21% भी निकाल देंगे, उनके लिए चैप्टर का पढ़ा होना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से 1400 रुपये का 21% निकाल देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट उसके लिए चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक टूल्स यूज किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, चक्रवृद्धि ब्याज चलता कैसे है। तो यहाँ पर मैंने ये समझाया है ना, बहुत सिंपल सी बातें थी कि पहले साल के लिए R% होता है प्रिंसिपल का और हर साल R% बढ़ता है। तो पहले साल R% 10% हो गया 1400 रुपये का, तो 140 रुपये हो गया, और हर साल 10% बढ़ता है, R% बढ़ता है। तो R की वैल्यू यहाँ पर 10% थी, 1/10 बढ़ा, तो अगले साल का ब्याज पिछले साल की तुलना में 14 रुपये ज़्यादा आ गया। तो है ना, 154 ये और 140 ये जोड़ दिया, 294 आ गया। ठीक है ना। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्या बोला हुआ है ध्यान से सुनिएगा। एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित दर से निवेश किया गया तो 2 साल बाद वह निश्चित निवेश का 1/1.21 हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? रेट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सी बात होती है और ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान भी है। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी रेट का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे बोला हुआ 1.21 गुना हो गया, तो मैंने माना कि मूलधन 1 है, तो अमाउंट जो है, मिश्रधन जो है वो 1.21 दिया हुआ है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1.21 है, 1.21 है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। रेट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन है।
टाइम कितने साल के लिए बोला हुआ है? 2 साल के लिए बोला हुआ है। पढ़ लीजिए, टाइम 2 साल ही है। पढ़िए, 2 साल बाद बोला हुआ है, तो टाइम आपके पास 2 साल है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 100। तो ये 100 जब आप अनुपात में लिखते हैं तो ये 100 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हटकर, तो ये हट गया। तो अब मेरे पास कैलकुलेशन क्या हुआ कि प्रिंसिपल कितनी यूनिट है? 100 यूनिट है। अमाउंट कितनी यूनिट है बहू? 121 यूनिट है। और टाइम 2 साल है। कुछ नहीं करना है, जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, टाइम 2 साल हो रूट कर दें, 1 साल है कुछ नहीं करना है, 3 साल हो क्यूब रूट कर दें। तो इसका बाबू हमने रूट किया तो क्या हो गया? 10 और क्या हो गया? 11। तो 10 रुपया कितना बन गया? 11 रुपये बन गए। तो कितना ब्याज मिला? 1 किस पर? 10 पे इंटू 100। ये इसका आंसर है, 1/10 यानी कि 10% इसका आंसर होगा। समझ में आया या नहीं आया कमेंट कीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का। नहीं आया होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, और अगर आया होगा तो मैं आगे करवाऊंगा। पहले ये बताइए आप सब लोग कमेंट करके कि समझ में आया या नहीं आया, है ना। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने का फ़ायदा ये है कि हर टॉपिक को हम टच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कल पोल भी कराया था टेलीग्राम पर, उसमें यूपी पुलिस के स्टूडेंट कम थे, फिर भी मैंने क्वेश्चन लिया है। मैंने ये परवाह नहीं की कि कम बच्चे हैं। मैंने प्रयास किया है कि मैं जो पोल करवाया हूँ उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, हर तरह के स्टूडेंट हैं, सबके लिए मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम के लिए कराऊंगा। मैंने उसमें पोल में देखा है कि DSSP के भी पोल्स में बच्चे हैं, उनको भी कराऊंगा, बैंकिंग का भी कराऊंगा, और मैं SSC का भी कराऊंगा। तो चैप्टर्स भी सारे कराऊंगा मैं आप लोग को, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा। ये प्रैक्टिस सेट उनके लिए बहुत यूजफुल है जिनका पेपर है यूपी पुलिस का, है ना। तो उससे एक लेवल का अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से देखिएगा। यहाँ पर भी रेट पूछा गया है, लेकिन टाइम 2 बार है। 2 बार में क्या होगा वो समझना ज़्यादा जरूरी है। चलिए सब लोग देखिएगा ध्यान से, क्या बोला हुआ है। कह रहा कोई धन 1600 रुपये हो जाता है 2 साल में, और 1680 हो जाता है 3 साल में, तो ब्याज की दर बता दे चक्रवृद्धि ब्याज से। बहुत सिंपल सी बात है। कोई पैसा क्या बोला हुआ है, कितने रुपए बन जाते हैं? कोई पैसा 2 साल में कितने रुपए बन जाते हैं? 1600 रुपये बन जाता है। अब आइए, कह रहा वही पैसा 3 साल में, कितने साल में? 3 साल में कितना बन जाता है? 1680 रुपये बन जाता है। ये बोला हुआ है, ये भी अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया। कह रहा रेट बता दो। बहुत सिंपल सी बात हो गई, और रेट की बात मैं करना सिखाता हूँ। क्या मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से रीड कर पाऊंगा? आप बताइएगा। कोई पैसा 2 साल में 1600 हो जाता है और 3 साल में 1680 रुपये हो जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कोई जो पैसा है वो पहले 2 साल में, तो मैं मानता हूँ कि पैसा अमाउंट 1600 रुपये हो गया, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना बाबू। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगले एक साल में 1600 रुपये 1680 रुपये बन गया? तो ये तो बहुत आसान हो गया कि 1600 रुपये अगर 1680 बना तो मूलधन प्रिंसिपल 1600 हुआ, अमाउंट 1680 हुआ, तो ब्याज 80 ही रुपये हुआ, है ना। और यहाँ पर 1 साल की बात हो गई, यानी कि कहने का मतलब ये 3 साल यहाँ से यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि 3 साल है। मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि कोई पैसा 1600 रुपये 1680 बन गया 1 साल में, तो 1680 बना तो कितना ब्याज मिला? 80 रुपये मिला। किस पर? 1600 पे। और टाइम कितने हैं? 1 साल। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल, क्या मैंने किया था फिर से देख लीजिए। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। क्या हुआ? 80 रुपये ब्याज मिला है, कितने रुपए पे? 1600 रुपये पे। 1 साल में है तो कुछ तो करना नहीं है, इंटू 100 करना है, और कहानी खत्म हो गई। ये था क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन था, और बहुत इजीली मैंने सॉल्व भी किया है। 16 से 5 यानी कि इसका आंसर 5% हुआ। फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो बोलिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से देखिए मैंने क्या किया। कंजिक्यूटिव ईयर थे, लगातार साल थे, इसलिए 2 और 3 में 1 साल का ही गैप होता है, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या बोला था? कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में 1600 रुपये होगा और 3 साल में 1680 रुपये होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि पहले 2 साल में 1600 है और 1600 से 1680 1 साल में हो गया है कि नहीं है। शुरू से तो 3 साल था, लेकिन 1 साल में 1600 रुपये 1680 बन गया, तो 1 साल का ब्याज 80 रुपये है कि नहीं है। तो 80 रुपये ब्याज 1600 पे है, तो 80/1600 × 100, और इसका आंसर 5% आ गया।
मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। आपने भले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं करके आंसर नहीं लिख दे रहा हूँ, मैं चीज़ों के बैकग्राउंड को समझा रहा हूँ। तो एक बार अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा, अगर आप चैप्टर पढ़ के इन चीज़ों को करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट इज 1 लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर एट 10%, फाइंड द प्रिंसिपल। ये सीआई और एसआई में 2 साल के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन है। सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल के डिफरेंस का क्वेश्चन, मैंने एक रील्स भी डाला था इसी लॉजिक के ऊपर। कभी भी 2 साल का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करना है, आपके पास जो R% हो, जो गिवन हो, उसको पहले फ्रैक्शन में कर दीजिए। कोई भी m/n आ जाएगा जब आप भिन्न में बदलेंगे, और उसका बाबू स्क्वायर कर दो, मैं R% का होल स्क्वायर। तो वो जो भी डाटा आएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, ये नीचे वाला बाबू प्रिंसिपल को डिनोट करेगा और ऊपर वाला डिफरेंस को डिनोट करेगा। बस इतनी सी कहानी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन पे से अप्लाई करेंगे तो R जो था वो 10% है क्वेश्चन में। R कितना परसेंट है? 10% है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, R 10% है। तो अगर मैं 10% यहाँ पे रखता हूँ तो 10% मैं मानता हूँ 1/10 होता है काटने पे। स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। अब आप ही कहते हैं कौन क्या है? आप कहते हैं कि ऊपर वाला बाबू डिफरेंस है और नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल है। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हो गई। अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना रुपये होगा? अगर 1 यूनिट 1 के बराबर है तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, कहानी खत्म है। तो 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन था कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 दी होती है डिफरेंस, तो 100 यूनिट 500 हो जाता। यहाँ पर 1 यूनिट 1 के बराबर है, तो प्रिंसिपल पूछा है 100 यूनिट 100 के बराबर होगा। कमेंट कीजिएगा समझ में आया या नहीं आया। डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, बताइएगा। कोई डाउट हो तो बताएं और नहीं हो तो बताइएगा। चलिए करें अब आगे। यहां तक ये वाला कमेंट करें, सब लोग समझ में आया या नहीं आया। एसआई और सीआई के डिफरेंस का क्वेश्चन था और डिफरेंस का ये क्वेश्चन आसान ही था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, है ना। चलिए करवाऊं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 3 साल का डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 2000 फॉर 3 ईयर दिया हुआ है। रेट 10% है, तो डिफरेंस कितना होगा? बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है और बहुत इजीली आप बता भी देंगे अगर चीज़ों को समझेंगे तो। बहुत सिंपल है। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 3 साल का डिफरेंस इस बार हमसे पूछा है, 3 साल का, है ना। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो ध्यान से सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बाबू, वो प्रिंसिपल का 80% होता है। कितना होता है? प्रिंसिपल का 80% हुआ। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज हमारे पास रेट 10% हो और टाइम 3 साल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का 30% होगा। क्लियर हो रही है बातें? ध्यान से देखिएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना होगा? 30% होगा। अब कंपाउंड की बात, जो कंपाउंड होता है ना, वो चेंज ऑन चेंज होता है, हर साल 8% बढ़ता है, तो ये सक्सेसिव काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10%, 10% और 10% 3 साल के लिए लेंगे और सक्सेसिव चेंज कैसे करते हैं? क्रमागत चेंज। पहले क्लब करना सीखिए, बहुत आसान है। 2 को क्लब करके 1 बनाइए, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 प्लस प्लस था दोनों, ठीक है ना। इसके बाद 10 का 10% कितना होगा? 1। ये कैसे आया बाबू? 10 गुने 10/100 हुआ, 10 का 10% किया, तो ये प्लस प्लस का इंटू प्लस ही होगा, इसलिए 1 हो गया। तो ये कैलकुलेशन यहाँ तक 21 हो गया, यानी कि 10% 2 बार बढ़ेगा तो टोटल ओवरऑल 21% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 21%। अब 2 साल का तो था नहीं, 3 साल, तो एक बार 21 और 10 को क्लब कीजिए। 21 और 10 अगर इकट्ठा करेंगे तो 31% हो गया, ये तो हो गया। लेकिन जैसे आपने 10 गुने 10/100 किया था, वैसे ही 21 का 10% निकालकर इसके साथ क्लब कीजिए, तो 21 गुने 10 बटे कितना होगा? 100, तो ये 2.1 हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 21 गुने 2.1 हुआ, तो इसमें 2.1 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 33.1% हो गया। इस तरह से 3 साल का सीआई आप क्लब कर दिया करें।
तो मैंने कहा कि ये 3 साल का SI था और 3 साल का CI हो गया 33.1%, और सिंपल इंटरेस्ट तो 30% था। दोनों में डिफरेंस की बात हो रही है, तो दोनों में अंतर हम ये बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है वो 3.1% है। 3.1% प्रिंसिपल का निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये अगर क्लब करना आ गया तो चीज़ें इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती हैं। तो डिफरेंस कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 30 था, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 हो गया, डिफरेंस है 3.1%। तो प्रिंसिपल है आपके पास 2000 रुपये, और 2000 रुपये का कितना निकालना है, 3.1%। तो 2000 रुपये का 3.1% निकालेंगे तो 3.1 बटे में 100 होगा, पॉइंट के चलते एक जीरो और आ जाएगा, 31 गुने 2 62 इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये एक तरीका है सर, एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है, इसे निकालने के कई तरीके हैं, इसका फॉर्मूला भी होगा। तो आप उन चीज़ों पे मैं अभी जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो मैं बस ये समझा रहा हूँ कि बेसिक तरीके से विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला अगर मैंने किसी भी क्वेश्चन को किया होगा, क्लब करना कैसे हुआ ध्यान से देखिएगा। ये क्लब किया ना तो ये 21% बाबू 2 साल का CI कहलाएगा और 3 साल का 33.1 होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे क्लब किया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। देखिए अगर क्लब को एक बार ध्यान से समझाऊं तो ये होता ये है बाबू कि अगर मैंने 100 लिया, पहले 10 बढ़ा और फिर 10 बढ़ा, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचना है ना तो मैं डायरेक्टली आंसर कर दूंगा कि ये 21% आंसर आएगा। ठीक, 2 इंक्रीज। आप 100 से 110 करेंगे, 110 पे 10% करेंगे, है ना। मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, मैं कहता हूँ पहले इसी को लिख लो, जोड़ है तो जोड़, प्लस माइनस होता तो कट जाता, 0 हो जाता। तो ये +10 + 10 20 हो गया, प्लस का 20 हुआ। अब इसका इतना % निकालेंगे तो 10 का 10% निकालेंगे। तो 10 का 10% कैसे निकालोगे बाबू, 10 गुने 10 बटे 100 ही तो करोगे, है कि नहीं है। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस है प्लस है, इंटू करेंगे तो प्लस होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट होगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस हो जाता। जब भी ऑपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस, तो ये सिंबल माइनस का होगा, सेम होगा तो प्लस ही होगा। तो मैंने यही किया है। तो ये 10 10 20 हो गया था और 10 का 10% 1 हो गया, तो 21%। अब इसको 10 के साथ क्लब किया तो 21 और 10 31 हो गया, और 21 का 10% 21 गुने 10, दोनों प्लस थे तो प्लस ही आएगा, दोनों प्लस थे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो 21 गुने 10 बटे 100 2.1 हो गया। तो 33.1 जो होगा वो 3 साल का बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और सिंपल इंटरेस्ट तो 80% होता है सिंपल सा। तो सिंपल इंटरेस्ट 80% कितना था, 30% था। दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 3.1%। तो मैंने सिंपल सी बात है प्रिंसिपल का 3.1% निकाल दिया। मुझे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें यूज की और सॉल्व हो गया। अच्छा ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, आ गया। 62 है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला करते हैं। इसमें यह फायदा हुआ कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टाइम एट विच कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹331 वाज जनरेटेड ऑन ए प्रिंसिपल एनुअल रेट। कह रहा टाइम बता दो। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम बताना, रेट बताना एक ही तरह की चीज़ें होती है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। आपको जब भी टाइम निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप प्रिंसिपल लिखो और अमाउंट लिखा करो, है ना। और रेट % के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले ही लिख लिया करो, उससे कंपेयर करना होता है। तो आइए लिखते हैं। रेट कितना % है, देखिएगा रेट आपके पास 10% है। 10% को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो मानिए 1/10 हो जाएगा। नीचे वाली यूनिट प्रिंसिपल होती है तो प्रिंसिपल बाबू 10 यूनिट हो गई, और अमाउंट जो है 10 + 1 11 यूनिट होगी। पहला काम मैंने किया, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम निकालना होगा तो बहुत सिंपल सा काम किया कि रेट और टाइम जो रेट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख दिया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रिंसिपल बाबू 1000 रुपये हैं, और अमाउंट जो होगा, मिश्रधन जो होगा वो मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो मूलधन कितना था, 1000 रुपये था, और ब्याज कितना था, 331 रुपये था। तो दोनों को जोड़ दिया तो अमाउंट हो गया 1331 हो गया, सही है ना। इसके बाद हमें बस देखना है कि ये जो चलता है ना वो पावर पे चलता है। तो 10 की पावर जितनी होगी उतनी ही 11 की पावर होगी। क्या पावर रखने पर ये इक्विवेलेंट हो सकता है, तो ये बताइए 10 की पावर क्या हो सकती है और 11 की पावर क्या होगी, क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट अनुपात में 10 और 11 है। 11 की पावर क्या होंगी कि बराबर हो जाए। 10 का पावर 3 रखेंगे तो 1000 होगा, 11 का क्यूब रखेंगे तो 1331 होगा, यानी कि टाइम यहाँ पर 3 साल है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। रेट को हमने ब्रेक किया रेशियो में, अनुपात में, और उससे चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया। बताइएगा समझ में आया या नहीं है, आ गया।
चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और भी पेपर अगर किसी के नज़दीक हो यूपी पुलिस के अलावा तो उन एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, है ना। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और बहुत सिंपली सॉल्व भी हो रहा है। यहाँ पर टाइम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरेज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज आप किस तरह से निकालते थे उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखिएगा क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कहता है 14, 31 और एक और नंबर है उसका औसत 30 है, तो तीसरी संख्या बता दो। हम सब जानते हैं बाबू औसत का मतलब योग बटे संख्या, आप सब लोग करते थे। औसत का मतलब, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम बाई नंबर होता है। तो योग बटे में संख्या करते थे। मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करूंगा, बहुत ईजी है। जब आप औसत लिखते थे तो आप कहते थे संख्याओं का मैं योग करूंगा और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दूंगा। यही होता है ना एवरेज का मतलब, बोलिए हाँ या ना। इसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर यह निकल के आ जाता है कि सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है कि नहीं है। बस इतनी सी कहानी है। इसके बाद हम ये कहने लगते हैं कि संख्याओं का योग जो होता है वो औसत गुने में संख्या होता है। तो अगर आप इतना भी समझेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। चलिए क्या बोला है, एवरेज ऑफ ऑफ नंबर 14 है, 31 है और एनोदर नंबर मैं एन ले लेता हूँ। इन तीनों का औसत जो है, एवरेज जो है बाबू वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया है। कह रहा है एन की वैल्यू बता दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो गया, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या होता है एवरेज बराबर योग बटे संख्या, सम बाय नंबर होता है। इस फॉर्मेट पे मैं डाल देता हूँ, बताइएगा आप सब लोग। अगर औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 30, सम किसका करना है 14 प्लस 31 बाबू प्लस एन डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 होगा। यही होगा कैलकुलेशन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 इंटू 3 क्या हो जाएगा 90। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 45 प्लस एन हो जाएगा वो। एन की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस 45 होगा, जो कि कितना होगा 45 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 45 होगा। बट ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, और मैं बहुत सिंपल सी चीज़ों से रिप्लेस करूंगा। और क्या करूंगा रिप्लेस, उसे सीखिएगा। बहुत सिंपली रिप्लेस हो जाएगा और बहुत इजीली आंसर भी आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं इस ट्रेडिशनल मेथड को क्या कहता हूं। आपने सबने एवरेज निकाला है और एवरेज निकालने के तरीके पे आपने काम किया, एवरेज निकाल दिया। मैं जो कहता हूं उसे सीखिएगा और बहुत सिंपली आप इसके आंसर्स को बता देंगे। आपने निकाला कि वो नंबर 45 है, आपने आंसर भी कर दिया। अब जो मैं कहता हूं उसे सीखिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं। क्या मैं कहता हूं वो सुनिए। आपने क्या किया, 14, 31 और 45 ये तीनों का एवरेज आपने साबित किया। 45 तो आपने निकाला है ना, कि इनका एवरेज 30 है। मैं जो सिखा रहा हूं उसे सीखिए। कभी भी बाबू औसत से अगर आप संख्या को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये 0 बन जाएगा। क्या बनेगा 0। कैसे देखिएगा, जैसे मैंने 30 से कंपेयर किया तो ये नंबर माइनस का 16 है, 30 से ये नंबर +1 है, और ये बाबू 30 से ये नंबर +15 है। मैं कह रहा हूं अगर इन्हें ओवरऑल किया जाए, इन्हें क्या किया जाए ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है बाबू एक जगह कर दिया जाए। तो अगर ये कंपैरिजन को अगर आप क्लब करोगे, एक करोगे, तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये प्लस का 16 और ये माइनस का 16 इसे 0 बनाने की तरफ ले जा रहा है, ये 0 है ओवरऑल। तो कहने का मतलब अगर एवरेज से आप किसी को भी कंपेयर कर लेते हैं तो ओवरऑल ये 0 बन जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका काम करे तो आप इससे जल्दी निकाल सकते हैं। आइए मैं सिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा। अब आपके पास क्या था क्वेश्चन, कि मेरे पास 14 था, 31 था आपके पास, और तीसरा नंबर था नहीं, मैंने एन डाल दिया, मुझे नहीं पता क्या था। हमने एवरेज क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज 30 है, तो कंपेयर तो 30 से ही होगा, ओवरऑल 0 बना है। तो बाबू ये 30 से कितना कम 16, ये 30 से कितना ज़्यादा है +1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को अब हमें क्लब करना है। इन दोनों का क्लब -16 + 1 -15 हुआ, और मुझे 0 बनाना है ओवरऑल, तभी ये सही होगा। तो ये -15 है, तो जब तक इसका अपोजिट नहीं करेंगे तब तक ये 0 बनने नहीं जाएगा। तो +15 जितना आया उसका अपोजिट करना हो तभी 0 बनेगा। तो जितना जो आपको करना है उसे यहाँ पे कीजिए और आप आंसर लिखिए। क्यों नहीं लिखते हैं 45? मैंने बहुत सिंपल सी बात समझाई है, एक बार रिपीट करवाना है, रिपीट करा लीजिए। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। एवरेज बराबर सम बाय नंबर से भी मैंने कराया, और मैंने आपको सिखाया कि अगर 14, 31 और n था, मुझे नहीं पता n क्या है, एवरेज तो औसत तो 30 है,
तो 30 से कंपेयर किया तो 16 कम, 30 से कंपेयर किया +1, और इसके बारे में अननोन है, मुझे नहीं पता। 16 -16 +1 क्लब किया तो माइनस का 15 हो रहा है। ओवरऑल 0 बनाना है तो 0 कैसे होगा, -15 है तो +15 होगा तो ही 0 होगा। तो +15 किसके साथ करना है, 30 के साथ, जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे, तो नंबर बता दिया 30 + 15 45 होगा। कमेंट कीजिए समझ में आया या नहीं है। आप सम बाय नंबर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सम बाय नंबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सम बाय नंबर के तरीके से भी कर सकते थे। जब भी आप औसत का यूज करेंगे तो एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर आप कर सकते हैं, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कह रहा 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 था। 2 रन बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने की आवश्यकता है। तो क्रिकेटर का लैंग्वेज है, बाकी एवरेज का ही क्वेश्चन तो है। एवरेज, सम और क्या है, नंबर। क्या बोला है पढ़िएगा। कह रहा 11 पारी यानी कि नंबर ऑफ इनिंग 11 हो गया, 11 पारी है तो नंबर ऑफ इनिंग 11 हो गया। कितना है औसत, 51 है, ये औसत है। और ये टोटल रन हो जाएगा जब आप सम बराबर क्या होता है, सम बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। तो इन दोनों को अगर आप गुना कर देंगे, ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है, ये शॉर्टकट नहीं है, इसे डायरेक्टली भी सॉल्व किया जाएगा। अब आइए 51 × 11 करेंगे तो 561 होगा, यानी कि 11 पारी में कुल रन 561 थे। कह रहा है हाउ मच डज ही नीड टू स्कोर बिफोर गेटिंग आउट इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू रेज एवरेज बाय 2 रन। कह रहा अगले इनिंग में, यानी कि वो एक मैच और खेलेगा, यानी कि 12वीं टोटल 12 मैच हो जाने, और उसका एवरेज कितना रन बढ़ाना है, 2 रन बढ़ा दे। तो एवरेज अगर आप 2 बढ़ाएंगे तो ये कितना होना चाहिए, 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 53 होगा। कह रहा कितने रन बना ले, तो यहाँ पर इन दोनों का गुना तो होना स्वाभाविक है। तो 53 × 12 हम कर रहे हैं, 53 × 10 530 होता है, और 53 × 2 106 होता है। अगर आप 53 × 12 करेंगे तो 636 होगा। क्या होगा, 6, 3 और 6 होगा। ये है आपका कैलकुलेशन 53 × 12 का। अब आप ही बताइए, कह रहा है उस इनिंग में कितने रन बनाए। आपके पास सब कुछ है, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। 636 ये हो गए और 561 ये हो गए। इन दोनों के बीच जो गैप है वही तो रन होंगे, और इन दोनों के बीच का अगर आप गैप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा गैप है जो आपको दिख जाना चाहिए, सही है ना। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो यहाँ पर अंतर होगा 75 का। अब आप इसे देख सकते हैं, तो ये 75 रन उसने बनाए होंगे, है ना। तो ये 75 रन, लेकिन ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इस तरह से हम नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 11 मैच में एवरेज कितना था, 51 था, बहुत बेहतर हो जाता। ये एवरेज था, ये नंबर था। अगले मैच में वह कितना रन बनाए कि एवरेज 2 बढ़ जाए, तो क्या ये 2 12 का बढ़ेगा, तो 2 बढ़ जाए यानी कि कितना होता, 53। ये 53 कितने का एवरेज है, न्यू एवरेज है 12 मैच का। तो मैंने कहा कि 12वें इनिंग का डाटा तो 53 हो ही हो, लेकिन पीछे के जो 11 है ना, उनको भी 2 बढ़ाने की बात हो रही है। तो 11 में अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो 11 × 2 होगा, तो 11 × 2 अगर होगा तो 11 × 2 कितना हो गया, 11 × 2 कितना हो गया, 22। इन दोनों को क्लब कीजिए, आंसर 75 होगा। ये ज़्यादा बेहतर था इन प्लेस ऑफ बेसिक कैलकुलेशन। तो अगर आप चैप्टर को डिटेल में समझेंगे आसान, तो ये चीज़ें अप्लाई होंगी। ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, ये बहुत मुश्किल किसी केस में ASN का यूज होता है, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो ये एवरेज से रिलेटेड क्लॉज है और बहुत सिंपल सा, केवल बैट्समैन का स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। चलिए करें आगे, थक तो नहीं गए आप लोग। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, एक छात्र ने 67-68 की बजाय 88 के रूप में अंकित कर लिया तो औसत 0.5 बढ़ गया, तो नंबर कितना था। आप ही बताइए, क्या एवरेज के बारे में आप जानते हैं कि औसत बराबर सम बाय नंबर होता है कि नहीं है। तो अगर हमसे नंबर पूछा है तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, सम बाय एवरेज हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। क्या कह रहा है, एवरेज कितना बढ़ जाए, तो 0.5। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ने कहा है कि एवरेज 0.5 हो जाए। सम पे क्या चेंज है, तो कह रहा है 88 की जगह पे कितना हो गया, 68 हो गया। तो एक बात बताइए, सम में कितने का चेंज है, 88 की बजाय 68 का मतलब कितना हुआ, 20 का चेंज। कैलकुलेशन खत्म हुआ, इन दोनों को डिवाइड करना है, 20 को आधे से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 40। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ नहीं करना था मेरे हिसाब से, डायरेक्टली बिना पेन के हो रहा है।
इस बार नंबर पूछा है, चूंकि औसत चैप्टर 3 तरह के टर्म्स आएंगे इसमें, एवरेज आएगा, सम आएगा और ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर नंबर पूछा था, औसत के बारे में रिलेटेड स्टेटमेंट था। कमेंट कीजिएगा समझ में आया ही नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो जब आप चीज़ों को बहुत आसान कर देते हैं तो चीज़ें ये होती हैं, और बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हुए हैं। हमने कई चैप्टर के क्वेश्चंस आज किए हैं, परसेंटेज के स्टेटमेंट थे, प्रॉफिट लॉस के थे, सिंपल इंटरेस्ट का था, कंपाउंड इंटरेस्ट का था, एवरेज का स्टेटमेंट आया। तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट आए, और ये भी सभी क्वेश्चन जो है वो पेपर के कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही क्वेश्चंस हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन मैंने नहीं कराए। चलिए अगला फिर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कह रहा है एक पंसारी की 4 महीने की क्रमशः इतने रुपए की बिक्री होती है। एक ग्रोसर हैज ए सेल ऑफ 2500 इतने। कह रहा हाउ मच ही शुड सेल इन हिज 5th मंथ सो दैट एवरेज। ये पहला ही एवरेज का क्वेश्चन जब मैं कल आया था कि एवरेज से कंपेयर करना सीखो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली हो जाएगा। क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एवरेज किस किस का, 2000 का, और क्या है 2500 है, और कितना है बाबू 3250 है, और क्या है 4250। अभी मैं करा कर आया हूँ, और लास्ट नंबर को n मान लेता हूँ, 5th का मुझे नहीं पता, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछी गई है। एवरेज जबकि दिया हुआ है 3500, तो हमें एवरेज जब भी पता हो 3500 है तो हम कंपेयर करेंगे और ओवरऑल 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 3500 से कंपेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा कितना कम है, ये 1500 कम है बाबू, ये कितना कम है 1000 कम है, ये 3500 से 250 कम है, और ये 3500 से कितना ज़्यादा है 750 ज़्यादा है। अब इनको क्लब करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सिंपली क्लब होगा। ये तीनों माइनस का है, तो ये तीनों माइनस वाले इकट्ठे हो गए, 2500 और 12 3750 हो गया। अगर मैं सही कर रहा हूँ 2550 हो गया, 25 2 27 है ना, ध्यान से देखिएगा, 2750 क्लब हो गया। और माइनस का था, ये प्लस वाला कितना था बाबू 750 था। ये क्लब होने के बाद बाबू ओवरऑल क्या हुआ, माइनस का 2000 हुआ। और आपको क्या करना है, 0 करना है, तो ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो किस में ऑपोजिट करेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट कीजिए, कितना, तो 2000, यानी कि जो डाटा है वो 500 होना चाहिए। 5000 कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए, 3500 में 2000 जुड़ गया, तो ये आपका 5th डाटा होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू 5500 होगी। आप जो मर्जी कर लें, जिस कैलकुलेशन को लगाना है लगाइए, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। आपने एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर भी कर सकते थे। मैं बस चीज़ों को नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी चीज़ें मुश्किल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस में से एक है। कह रहा है कि क्या पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें से सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। जब भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सिंबल होगा तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा। हम क्वेश्चन को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड मास को अप्लाई करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बोर्ड मास में हम सब जानते हैं कि ब्रैकेट पहले होता है ना, इसके बाद ऑफ होता है, इसके बाद डिवाइड होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, है ना। ये प्लस माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये ऑफ है, ये ब्रैकेट है। समझ पा रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पर यूज होनी है। अब आप खुद से देखिए कि क्या आप इस ऑर्डर में ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखिए इस कैलकुलेशन में जहाँ तक सवाल है तो ब्रैकेट आया हुआ है, तो ब्रैकेट को पहले ऑपरेट करेंगे तो ब्रैकेट में डिवाइड पहले होगा। तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 16 में से 4 चला गया तो कितना हुआ 12। ये कैलकुलेशन खत्म है, ये पूरा ब्रैकेट खत्म है। समझ पा रहे हैं बातों को। अब हुआ 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइड पहले होगा, मल्टीप्लाई बाद में। अगर हम डिवाइड पहले करेंगे बाबू तो ये 12 हो गया, और ये डिवाइड हुआ तो ये 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आंसर इसका 48 होगा। ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बोर्ड मास होना चाहिए, ये बात बस ध्यान रहे। समझ पा रहे हैं कि ब्रैकेट पहले, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ऑर्डर कभी नहीं भूलना है। ऑर्डर अगर नहीं भूलेंगे तो गलती भी कभी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो आप लोग कर देंगे, है ना। रूट चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, रूट चढ़ने दीजिए।
बहुत सिंपल सी बात है, जब भी रूट हो और रूट के अंदर टर्म्स अलग अलग दिखे, जिसका रूट नहीं होता वो देखिए ना 327 रूट नहीं होता है, कहने का मतलब इसे आप पीछे से ब्रेक करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा ध्यान से कि रूट कैसे ब्रेक होगा। अगर आप 64 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, रूट 8 होगा। 73 और 8 कितना होता है, 81 हो गया। 81 का रूट करेंगे तो क्या हो गया, 9। 27 प्लस 9 हो गया तो कितना हो गया, 36। 36 का रूट करेंगे तो क्या हो गया, 6। 6 के साथ 3 जाएगा तो कितना हो गया, 9। और 9 का रूट करेंगे तो क्या होगा, आंसर ये 3 होगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने पीछे से ऑपरेट किया है और पीछे से ऑपरेट करते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो कभी भी इस तरह के अंदर रूट के अंदर अलग अलग टर्म्स हो तो आप पीछे से ऑपरेट करेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आया या नहीं आया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको समझाऊं और समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो चीज़ें बेहतर है ना। और ये जो भी मैंने कराया है और उसकी पीपीटी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा करूँगा, है ना। और ये पूरा पीडीएफ ही डाल दूंगा मैं, जिससे मैंने यूपी पुलिस के क्वेश्चंस लिए हैं। ये पूरा क्वेश्चन यूपी पुलिस का डाल दूंगा, जिससे आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, तो इसके आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हुआ है, रेशियो में पूछा हुआ है। कोई बात नहीं, ये रेक्टेंगल बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल को पहले तो हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये एक बाबू रेक्टेंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि रेक्टेंगल है। इसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ 5:6 है। तो ये आपकी लेंथ है कितनी यूनिट, 5, और ब्रेथ कितनी यूनिट है, 6 है। चूंकि L और B आपके पास रेशियो में दिया हुआ है, मैं इसके साथ वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। क्यों यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 10 और 12 को काट कर लाया गया है या 15 18 को काट कर लिया गया है। तो मैं इनके साथ x लगा देता हूँ, ये वेरिएबल है, यानी कि रेशियो में 5x और 6x है। आगे कह रहा है इनका एरिया इतना दिया हुआ है, आप खुद बताइए एरिया क्या होता है। एरिया होता है L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी अगर आप करेंगे तो ये 30x² हो जाएगा। x क्यों लगाया था, मल्टीप्लाई था इसलिए, अगर पेरीमीटर होता तो नहीं भी लगाते तो चल जाता। 30x² कितने के बराबर दिया हुआ है, 6750 के बराबर दिया हुआ है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बताइएगा 0 से अगर मैं 0 कैंसिल कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, और 3 से कैंसिल करूँगा तो 3 से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 2, 3 से 25, है ना, 225। x² की वैल्यू 225 है। आप सब बताते हैं कि x की वैल्यू √225 होगी, और 15 का स्क्वायर 225 है, तो x की वैल्यू 15 होगी। तो अगर हम x यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और 15 पुट करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। यहाँ से ये साबित हुआ कि ये 75 यूनिट है लेंथ की वैल्यू, और ये 90 यूनिट है ब्रेथ की वैल्यू, है ना, ये क्लियर है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप ही बताइए, एरिया जो है वो 6750 था और लेंथ बोला है, तो लेंथ कितना है आप ही बता दीजिए। लेंथ कितनी यूनिट है, लेंथ है बाबू 75 यूनिट। अब ये पूछा हुआ है कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा, मेरे हिसाब से रेशियो पूछा हुआ है। रेशियो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 70 है ना, इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये एग्जैक्टली 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 1:90 आएगा। ये इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मेंसुरेशन का बहुत बेसिक स्टेटमेंट था कि यहाँ पर बोला हुआ था कि एरिया के बारे में दिया हुआ है, लेंथ और एरिया का रेशियो पूछा हुआ है। बहुत सिंपल सी कहानी थी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। चलिए ठीक है, अगला करवाऊँ। ये बताइए काफ़ी आज के लिए या करा ही दूँ, 4-5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इसके। तो यानी कि कहने का मतलब मेंसुरेशन में भी आपको बेसिक चीज़ें टच करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान रखनी है ना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एरिया से रिलेटेड फिर से लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस ऑफ द ब्रेथ, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं करेंगे। लेंथ इज थ्राइस ऑफ द ब्रेथ बोला हुआ है, तो लेंथ और ब्रेथ का आप रेशियो ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x लगा दीजिए, हो गया। इसके बाद कह रहा है एरिया, तो एरिया इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये L है और ये B है, तो ये क्या हो जाएगा 3x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 768 हो जाएगी। तो यहाँ से x निकाल लीजिए। फाइंड द पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर वो क्या होती है 2 × L + B होती है, तो L + B 4x हो जाएगा, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
समझ पा रहे? तो सेम क्वेश्चन है, यानी कि आपको बेसिक टच करने होंगे हर चैप्टर के। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो हर एग्जाम का, हर चीज का, हर टॉपिक का बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 21। अगर आप समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये बोला क्या हुआ वो सुनते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में बोला हुआ है कि इसकी हर साइड 21 इक्वल ही होती है। तो ये 21, ये 21 और ये 21। बहुत बढ़िया। इसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। बाबू बाह्यवृत्त जो होती है वो उसे समझना होगा कि बाह्यवृत्त होती क्या है। जो सर्कम सर्कल होता है ना, इसका काम है कि इसके वर्टेक्स को टच करना। किसे टच करना? ये इसके कोन को टच करेगा। आपके सामने मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये इसके वर्टेक्स से पास करेगा, तो ये इसके कोन से टच कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इसके कोन पर लेकर आता हूँ। ये होता है बाबू सर्कम बाह्यवृत्त। चलिए अब आइए, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था और व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब होता है बाबू वर्टेक्स को, कोन को टच करती हुई जाएगी। तो ये देखिए इसके वर्टेक्स से पास होती हुई जा रही है सर्कल, इसे कहते हैं बाबू सर्कम सर्कल। और ये एक सर्कम सर्कल, इसे हम परिवृत्त भी कहते हैं और बाह्यवृत्त भी कहते हैं। एक और सर्कल होता है, अगर आपको पता हो तो, एक बाबू इन सर्कल होता है। क्या होता है? इन सर्कल होता है। अगर आप इसके साइड को टच करती हुई एक सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल को कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल कहते हैं। तो ये इसको के साइड को टच करती हुई है और ये वाला जो था ये वर्टेक्स को टच करती है। समझ पा रहे हैं बातों को, है ना? तो दो तरह के सर्कल होते हैं, एक इन और एक सर्कम सर्कल। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, इस सर्कल का एरिया पूछा है। बहुत सिंपल सी बात होती है, पहली बात समझ में आनी चाहिए कि जो इन सर्कल में यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लाइन क्या डिसाइड करेगा वो पहले क्लियर कर लीजिए। ये इसका सेंटर है, ये इसकी केंद्र बिंदु है ना? ये इसके सेंटर को ले लिया, ओ ले लिया। तो ये वाला जो पार्ट होगा, छोटा वाला रेडियस, इसे हम इन रेडियस कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला होगा ये सरकम रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकम रेडियस होता है। ठीक है, सरकम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात 2:1 में होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सरकम रेडियस और इन रेडियस, यहाँ पे इन रेडियस की चर्चा नहीं थी फिर भी मैंने समझा दिया। क्या होता है? सरकम रेडियस और इन रेडियस। ये सरकम रेडियस का मतलब हुआ ये वाला रेडियस। समझ पा रहे हैं बातों को? यानी कि इस सर्कल के लिए ये वाला जो रेडियस होगा वो सरकम रेडियस होगा और जो छोटा वाला रेडियस होगा, ये वाला रेडियस जो होगा, ये इस सर्कल के लिए, छोटे वाले के लिए इन रेडियस का काम करेगी। तो ये इन रेडियस है और ये बड़ा वाला सरकम रेडियस है। अब मैंने ये कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात, सरकम को आर से, स्मॉल को छोटे आर से 2:1 होता है। बस इतनी सी बात समझाइए। समझ पा रहे बातों को? अब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड अगर दिया हो, क्या दिया हो? क्या दिया हो? साइड दिया हो। ये साइड दिया हुआ है तो आप इसके हाइट को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाइट को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाइट को। जो मैंने यहाँ पे हाइट डाला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मीडियन का भी काम कर सकती है। तो हाइट जो होती है ना, हाइट जो होती है वो √3/2 s होती है। ठीक है, √3/2 क्या होती है? s होती है। और चूंकि सरकम रेडियस जो है वो 2 यूनिट में होती है, टोटल कितनी हो गई? 3। तो अगर मैं टोटल में देखूंगा तो ये पूरी लाइन है वो 3 यूनिट में है, तो सरकम रेडियस 2 है। तो इसमें क्या कर देंगे? 2/3 जो हम करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? सरकम रेडियस कहलाएगा। तो ये r की वैल्यू हो गई। s की वैल्यू आपको पुट करनी है, जो कि अपने आप में कितनी दी हुई है वो पढ़ लीजिए, ये 21 दी हुई है। बस इतना सा कैलकुलेशन था और आपके सामने r की वैल्यू आ गई। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है ना वो √3/2 s होती है। ठीक, अब ये जो हाइट है ना, इस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं बातों को? ये √3/2 s है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ें डायरेक्ट पता लग जानी चाहिए, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये तो मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। ये √3 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, सही है ना? तो ये कितना बचा? 21/√3 बचा। ये सर्कल का रेडियस है, ये सर्कम रेडियस हो गया।
अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है बाबू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर है। सरकम सर्कल है तो कैपिटल आर लिखा है तो कैपिटल आर लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर हो गया, सही है, पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी 21/√3 इंटू 21/√3, √3 2 बार हो गया, तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो कट भी जाएगा ये, 7 3 जा 21 है ना, और ये 3 कटा तो 21 गुने 22 बचा है ना, तो 462 आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा लगा हुआ, तो 21 गुने 22 है, 21 गुने 21 441 होता है, ठीक है। तो ये बात समझाई गई है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी आपको पढ़ कर जाना चाहिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है मैंने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बट अगर बेसिक चीज़ें टच कर रहा है एग्जाम तो बेसिक चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, और इसमें मेंसुरेशन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। क्या लिखा हुआ है x रेशियो 16, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है 63:36। जब भी प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब होता है अंदर का गुना बाहर के बराबर होता है, जिसे हम इक्वलिटी ऑफ रेशियो भी कहते हैं, सही है, अनुपात के समानुपात का सिंबल था। तो इसका मतलब हुआ बाबू 16 गुने 63 किसके बराबर होगा, 36 गुने x के बराबर होगा। तो अगर हम x की वैल्यू की बात करेंगे तो 4 4 जा 4 से 9, और 9 से कितनी बार 7, 7 × 4 बाबू 28 होगा, x की वैल्यू 28 होंगी। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, ये x की वैल्यू पूछी गई थी, प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, तो अगर आपने इक्विलेटरल नहीं भी पढ़ा होगा तो भी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलिए क्या बोला हुआ है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 and 4। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है बाबू क्यूब, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर। कह रहा है 2x + 3 रेशियो, 2x + 3, और जैसे ही लगा रेशियो तो नीचे लिख सकते हैं 5x + 4 इज का मतलब इक्वल टू हुआ 3 और 4 का ट्रिप्लीकेट है। ट्रिप्लीकेट का मतलब हो गया क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी, और x का पूछा हुआ है स्क्वायर क्या होगा, फाइंड क्या पूछा हुआ है, x की वैल्यू स्क्वायर में पूछी हुई है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इजिली आपके पास इक्वेशन आ गया 64 × 2x + 3 और इज इक्वल टू 27 × 5x + 4 हो जाएगा। कह रहा है कि x का स्क्वायर, यहाँ से x फाइंड कीजिए, और x फाइंड करने के बाद ये जो भी x आएगा उसे स्क्वायर करके डाटा लिख दीजिए। बताइएगा समझ में आया या नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट 2x + 3 रेशियो 5x + 4 को मैंने ये लिखा है। कह रहा है इज 3 और 4 का घनानुपात है, 3/4 का, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाता है क्यूब हो जाना, तो ये ट्रिप्लीकेट के बराबर है। x की वैल्यू लाकर कह रहा है फाइंड x² कर दो। मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा ना तो बहुत सारे चैप्टर के बारे में चर्चा हुई है, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक दो क्वेश्चन बीच में मैंने सिमिलर क्वेश्चन को स्किप कर दिया, वो आप कीजिएगा। क्या कह रहा है कि ABC के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि इन तीनों में 1152 रुपए बांटे जाने हैं। तो कह रहा है ए का हिस्सा, बहुत सिंपल है भाई, टोटल पैसा तो 7, 8, 9 में बांटना है। ए का हिस्सा कितनी यूनिट है 7। चलिए टोटल हिस्सा 1152 है, 1152 किसकी वैल्यू है तो ABC है, तो यहाँ पर नीचे लिख दो ABC, A, B और C। A कितना है 7, B कितना है 8, C कितना है 9, 9, 8, 17, 7 कितना हो गया बाबू 24। कैलकुलेशन खत्म है। अगर आप कैंसिल करना जानते हैं तो कैंसिल होगा, ये 3 से 8 हुआ, 3 से 3 समझ पा रहे, 25 बचा, 3 से 8, 3 से 4, 8 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होना चाहिए। 8 गुने 4 32, 64 बचा, 8 8 जा 48 × 7, 4 7 जा 8 × 7 56, लास्ट में 6 बचेगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक बार इस पूरे पीपीटी को देख लीजिएगा। मैंने हर चैप्टर को टच करने का प्रयास किया है, कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन है जो सिमिलर हैं, वो नहीं कराए हैं मैंने, एक तरह के ही क्वेश्चन है, तो वो आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, वो मैं समझा देता हूँ, उसमें कन्वर्जन है। चलिए एक क्वेश्चन ये बीच में था, क्या कह रहा है, एक स्फीयर है, गोला है, और एक स्फीयर को फॉर्म किया गया सिलेंडर के फॉर्म में।
आप सब लोग दोनों का शेप तो कम से कम जानते ही होंगे, है कि नहीं है। स्फीयर क्या होता है और स्फीयर समझ में आना चाहिए कि स्फीयर क्या होता है और उसे मोल्ड किया गया किसके रूप में, मिल्ट। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा दूँ कि स्फीयर और इसका क्या रिलेशन होता है। चलिए, ये आपका स्फीयर हो गया बाबू, और कह रहा है कि इसको मेल्ट किया गया किसके फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में। तो मैं आपके सामने एक सिलेंडर भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर का फॉर्मेशन है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, समझना है बस आपको, ठीक है। चलिए, ये आपका फॉर्मेशन है, ये आपका सिलेंडर का फॉर्मेशन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो गया तो आप बताइएगा। चलिए, आप ध्यान से देखिएगा, डायग्राम से ऑलमोस्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये आपकी आर है, कभी भी याद रखिएगा ये हाइट है, ये आर है। कभी भी चीजें मेल्ट होंगी, क्या होंगी, मेल्ट। कभी भी पिघलाया जाएगा, इसे मेल्ट करके ये बनाया जाएगा, तो कभी भी चीजों को मेल्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं, अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं 2 किलो लोहा लेकर आया था जिसका वजन 2 किलो था, और मैं लोहार के पास गया, मेरे पास गोला था लोहे का, और मैंने दिया और उसे बोला कि सिलेंडर के शेप में बदल दो, तो बदल तो देगा लेकिन उसका वजन उतना ही रहेगा, वेट वही रहेगा। तो कहने का मतलब कभी भी 3D के डायमेंशंस में अगर चीज़ों को हम दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं तो वॉल्यूम अनचेंज रहता है। क्या अनचेंज रहता है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। बस इस लॉजिक का यूज होना है, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो कहने का मतलब अगर कभी भी वॉल्यूम का क्वेश्चन मेल्ट करने की बातें होंगी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। अब वॉल्यूम क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, कहानी पता लग गई। कह रहा हाइट ऑफ द सिलेंडर, स्फीयर की वॉल्यूम जो होती है बाबू, इसका वॉल्यूम जो होता है ना, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समझ पा रहे हैं, आर की वैल्यू क्वेश्चन ने 9 दी हुई है, आर की वैल्यू 9 है। अब इस डाटा को किसके बराबर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर कर देंगे, तो ये दोनों बराबर होगी क्योंकि वॉल्यूम मेल्ट हुआ है। अब क्या होगा, इन दोनों कैलकुलेशन से पाई कट गया, समझ पा रहे हैं, आर की वैल्यू डालकर, और मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। यहां पर रेडियस जो है वो 3 दी हुई है, तो अब मैं दोनों इक्वेशन को बराबर कर देता हूं। तो क्या हुआ, 4/3 पाई से पाई कट चुका है, आर की वैल्यू 9 है स्फीयर का, तो 9 × 9 हो गया, 4/3 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट चुका है, आर की वैल्यू 3 × 3 है। एच की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या पूछी गई है, हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछा गया है, हाइट ऑफ, बस क्वेश्चन खत्म है। ये है आपका कैलकुलेशन, करना ये था। अगर आप ये सारी चीजें पहले से जानते थे तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं था। चलिए, अब आइए कैलकुलेशन की तरफ। ये 9 एक कट गया, ये 3 से 3 कट गया, अब 4 × 3 12 × 9 108 होगा, तो एच की वैल्यू जो है वो 108 होंगी। तो ये एक क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने प्रयास किया है कि आपको जिनका भी एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, हर तरह के कॉन्सेप्ट को समझाने का, और इस पीपीटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आप लोग एक बार पीपीटी देख लीजिएगा, जो सिमिलर क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए वो एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जिनका भी यूपी पुलिस का पेपर है उन्हें इस वीडियो की लिंक ज़रूर दीजिएगा, ताकि एक बार, और आपने भी अगर क्लास नहीं ली है तो इसके पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें हर चैप्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट था, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन को हम लोग एंड करते हैं। बताइएगा, कुछ पूछना हो तो पूछिए। मैथ्स बाय ऋषि सर के नाम से टेलीग्राम है, मैथ्स बाय ऋषि सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना हो किसी को? और कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो एंड करें सेशन को।
टेलीग्राम लिंक चैनल पे भी ऐड करवा देता हूँ, वहाँ से भी ले लीजिएगा। और कुछ पूछ रहा हूँ, किसी की क्वेरी हो? चलिए ठीक है, थैंक यू।